बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत को गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे उनमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यू नॉर्मल यानी दोनों के ताल्लुकात इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और इसके अलावा पीटीआई की एहतजाजी सियासत को भी ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लाला हसन साहब, खालिद मंसूर आफरीदी साहब और मोहम्मद इलियास साहब एज एन एनालिस्ट। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लाला साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो पूरी दुनिया के ममालिक को कन्विंस करेगा वहाँ पे जाके इंडिया की जो एट्रॉसिटीज़ हैं कश्मीर के अंदर उनके मुतालिक बताएगा। फिर इंडिया जिस तरह से इंडिया ने सिंतास का मुआहदा सस्पेंड किया है उसके हवाले से भी उसको ब्रीफ किया जाएगा, और सिंदूर ऑपरेशन जो उनका है उसके हवाले से इंडिया का ताहाल मौक़िफ़ ये है कि हमने ख़त नहीं किया। अब उसके जहन में पता नहीं क्या है, वो आने वाले दिन ही बताएंगे कि इसके बारे में उसकी क्या सोच है। क्या समझते हैं इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात हैं वो कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पे मौजूद है जिसको बिलावल भुट्टो जो है उसको लीड कर रहे हैं, और हमारी यानी पूरी कौम की इस वक्त दुआएं उनके साथ हैं। बिलावल के हवाले से ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि उनके अंदर इतनी पार है कि वो कन्विंस कर सकें पाकिस्तान का जो मुकदमा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से इंडिया जारहाना रवैया अपनाए हुए है उसको पूरी दुनिया को ब्रीफ कर सके और इसे एक्सपोज कर सकें। किस तरह से देखते हैं आप इस मूव को? हमारे देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज, वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया है कि हम अमन पसंद जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। ये जो सारा सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ उसमें जो पाकिस्तान की जो एक दावत रही वो ये थी कि भाई हम अमन पसंद हैं और हम कोई एग्रेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो उसका भरपूर जवाब देंगे, और पाकिस्तान ने दिया। और वो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने एक रेस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे, एक रेस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पे भरपूर जवाब दिया। तो अब ये दुनिया समझ गई है कि भाई अब इनका मसला जो है वो मेन मसला जो है, कोर इशू जो है वो कश्मीर, अब उस पर बात होनी चाहिए, सिंतास मुआहदे पे बात होनी चाहिए, और जो बाकी दीगर मसाइल हैं वो उस पर बात होनी चाहिए। तो अब एक रियलाइजेशन तो पैदा कर दी है पाकिस्तान ने अपने जो स्ट्रेटजी के तहत एक, और जाहिर है इस पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लीड कर रहे हैं, या दीगर जो हमारे लोग पाकिस्तान के हैं, तो उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड है इस मरतबा, और उस दुनिया सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि पहले हमें बहुत कम सुना जाता था, लेकिन इस मरतबा जो हमारा रिस्पॉन्स था ओवरऑल, हमारी पाक फौज का जो रिस्पॉन्स था, हमारे इदारों का जो रिस्पॉन्स था, हुकूमत का और अवाम का जो भरपूर था, यहाँ तक कि जो सियासतदान अपोजिशन में थे, मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने भी भरपूर एक कौम के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे रिस्पॉन्स दिया। तो अब दुनिया हमें भी सुनना चाहती है, तो बेहतर मौका है कि हम अपना केस भरपूर तरीके से पेश करें और अवाम को ये बावत कराएं कि भाई जो मेन मसला है, वो जो बर्निंग इशू है वो कश्मीर, उस पर बात होनी चाहिए, उसका हल निकाला जाए। सही। खालिद मंसूर साहब, जिस तरह से इंडिया का मौक़िफ़ है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो लगता है कि अब सिंदूर ऑपरेशन का जो रुख है वो मोदी की तरफ हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन उसको तनकीद का निशाना बना रही है, और फिर उनके जो अपनी फ़ौज के अंदर जो लोग हैं जिनको वो सेना बोलते हैं वो भी एक्सपोज कर रहे हैं कि जी ये सवाल नहीं है कि कितने तैयारे गिरे, सवाल ये है कि तैयारे गिरे क्यों। तो मोदी इस वक्त अपने ही सिंदूर ऑपरेशन की जद में है। ये आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं। मेरे ख्याल में आपने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी उसके बारे में अगर आपको मेरी आवाज आपको नहीं आ रही, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देता हूं। मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं आ रही, क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, आपकी आवाज जो टेक्निकल इशू है उसको प्रोड्यूसर दूर करते हैं, लेकिन मैं मीनवाइल लाला साहब से फिर सवाल करता हूं। लाला साहब, इस वक्त जो सिंदूर ऑपरेशन है जिसके मुतालिक मोदी का या उसकी जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि इस वक्त जो चल रहा है तो उसका रुख तो मोदी की तरफ हो गया है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह से उसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वॉरफेयर के हवाले से, उसकी जितनी भी पॉलिसीज थी, तो मोदी के लिए तो इस वक्त ठहरना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंडियन कुछ जर्नैल बोलना शुरू हो गए। जी बिल्कुल,
بالکل دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے یا میدان سے جب آپ باہر ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان کہتے ہیں, لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر پہلوانوں کا پتہ چلتا ہے. کہ انڈیا پاکستان وارفیئر کے بعد کی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا حسن صاحب, محمد الیاس صاحب اور خالد منصور آفریدی صاحب. الیاس صاحب, آپ کچھ بتائیں گے؟ اسی مہینے ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب اور چین کا دورہ کر رہے ہیں, تو یہ جو ماحول اس وقت چل رہا ہے خاص طور پہ انڈیا وارفیئر کے بعد, اس دورے کی کتنی اہمیت ہوگی, خاص طور پہ سعودی عرب کا دورہ اور اس کے بعد پھر چین کا دورہ؟ ظاہرہ دونوں بڑے ہیں اور بہت رول رہا ہے حالیہ انڈیا پاکستان وارفیئر کے دوران دونوں کا. ہر دورہ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. جیسے پہلے اب جو ہمارا جو گیا سفارتی پارلیمانی وفد گیا ہوا ہے, اس کا بھی دورے کو بڑی اہمیت ہے. اقوام متحدہ میں گیا, مختلف مندوبین سے مل رہا ہے تاکہ پاکستان کا جو ایک موقف ہے جو عالمی سطح پر جو ہے بھارت کی جارحیت کے خلاف, جو سندھ پاک کا معاہدہ اور کشمیر کا مسئلہ جو کہ پہلے اس طرح کبھی اجاگر نہیں ہوا, لیکن جب پاکستان نے اس کو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, اس سے خطے میں جو توازن تھا اس کا پتہ چل گیا کہ توازن ہے کہ کیا ہے. طاقت کے توازن کے حوالے سے جو ہے خطے میں امن کی جو صورتحال ہے اس میں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان نے جو سفارتی طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور جو بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا, جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ پاکستان ایک مضبوط اور دفاعی طور پر مضبوط ملک ہے اور جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. تو اس سے جو دوسرے ممالک ہیں وہ جس طرح پہلے بھارت کو دیکھتے تھے کہ جی خطے میں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے, طاقت کے حوالے سے اور اقتصادی طور پر, تو اس کے جواب دینے کے بعد پاکستان کی جو صورتحال ہے, پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے, وہ پاکستان کو ویلکم کر رہے ہیں. حالت ہے کہ ترکی کا دورہ کیا, ترکیہ کا دورہ کیا, اس کے آذربائیجان کا دورہ کیا, اب اقوام متحدہ میں جا کے اپنا موقف دیا ہے, درخواست جا کے پیش کی ہے, اسلامک ممالک میں جا کے بات چیت کی جا رہی. تو اس سے بالکل ایک اچھا ہے, اور سعودیہ کے دورے سے بالکل ایک بڑا ایک اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور بھارت کا جو لبادہ جو اس نے اوڑھا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ بھارت کیا ہے اصل میں. وہ جارحیت کرنا چاہتا ہے, وہ جو اپنے آپ کو ایک خود اس نے بنایا ہوا ہے خطے میں, اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے سری لنکا کو, نیپال کو, بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو دہشت گردی کروا کے ان کر رہا ہے. اور اصل جو چہرہ بھارت کا اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے, اور جو نہ صرف دوسرے ممالک میں کر رہا ہے, اور یہ اب سب پر واضح ہو گیا. جی ٹھیک ہے. خالد منصور صاحب, بلاول بھٹو نے آج جو بات کی اس میں یہ بھی کہا کہ انڈیا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کے جتنے بھی رہنما ہیں, چاہے وہ مودی ہوں یا باقی لوگ ہوں, وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے اور پاکستان کو ایک بوند بھی نہیں جانے دیں گے. اور بلاول نے پھر جو عالمی کمیونٹی ہے اس سے یہ اپیل کی کہ وہ ڈائیلاگز کروائیں, کیونکہ وارفیئر اور اس کے بعد سیز فائر بہت دن ہو گئے ہیں لیکن ہماری ڈائیلاگز جو ہیں وہ نہیں ہو رہے, پانی کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے. تو عالمی برادری جو ہے اس کو بھی اس بات کو دیکھنا ہے کہ تاکہ ڈائیلاگز کا پروسیس شروع ہو, پانی جو ہے وہ اس کا آنا بحال ہو. کیونکہ آج کے اخبارات کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے کہ انڈیا سے جو پاکستان میں پانی آتا ہے اس میں خاصی کمی آ چکی ہے. جو اس ساری جنگ کی تو ہم لوگوں کو بڑا ایک زبردست ہے, اور وہ صرف ہم نہیں کہہ, وہ سارے بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا کس طرح ان کو شکست دی گئی. اب آتے ہیں اس پہ کہ وہ جنگ تو جدل تو ہو گئی, اب اس کے جو مستقبل کے کیا نتائج ہوں گے وہ بہت اہم ہے. اور وہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کشمیر کا مسئلہ تو ہے ہی, لیکن سب سے اہم مسئلہ جو ہے انڈس واٹر ہے, یعنی پانی کا بہاؤ جو کہ ہندوستان سے آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو 6 دریا تھے اس میں سے 3 دریا آلریڈی ہم راوی, ستلج اور بیاس ہندوستان کو دے چکے تھے. جو 3 مغربی دریا تھے, دریا سندھ اور جہلم اور چناب, یہ پاکستان کے حصے میں ہے. اب جو ان کا موٹو ہے, جو ان کے عزائم نظر آ رہے ہیں, وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا پانی روکا جائے. ابھی بھی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں, میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا, جہاں پہ ہیڈ مورالا میں جو جتنا پانی کا بہاؤ ہے
और फिर मंगला डैम पे जितना पानी का बहाव है, दरिया झेलम और दरिया चनाब, तो वो काफी लो पे आ चुका है। तारीखी एतबार से यहाँ पे जो रिपोर्टें आ रही है वो कोई 99,000 क्यूसेक मिलियन का पानी की कमी की रिपोर्ट हो रही है। और ये वो मौसम है जहाँ पे हमारे चावल के फसल जो सेंट्रल पंजाब है वहां पे काश, और इस पे बड़े इसके नेगेटिव असरात आएंगे हमारी फसलों पे, क्योंकि आपको पता है हमारे जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है नसार शमशाद साहब, उन्होंने भी इस पानी के मसले पे और आर्मी चीफ ने भी इस पानी के मसले पे कहा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, एक ज़रई मुल्क है, तो पानी तो हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अब हमें इस पे दो फ्रंट लेने पड़ेंगे। एक तो जो बिलावल गए हैं, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, वो उस पे मुझे इतनी उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और जो के मालियाती निजाम है वो सारा खत्म हो गया है। आपके सामने है अक़वाम मुत्तहिदा इजराइल को कहां से रोक दिया है गजा पे बमबारी, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो खत्म हो चुकी है और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वहां हमें मिलेगी। हमें जो घर में काम करना है वो हमें डैम्स बनाने, और उसमें से सबसे अहम डैम जो है वो कालाबाग डैम है। कालाबाग डैम के हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो ऐसा नहीं है कि किसी का पानी हम चुरा रहे हैं या किसी का पानी कम कर रहे हैं। कालाबाग डैम जो है दरिया सिंध पे बनेगा, और दरिया सिंध वाहिद दरिया है जिस पे इंडिया कभी भी कोई डैम नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो लद्दाख से निकल रहा है, जो कि इंडियन स्टेट लद्दाख है, वहां पे टेरेन ऐसी है कि वहां पे किसी डैम का बनना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे ये पानी नहीं रोक सकते। हमें दरिया सिंध का पानी उठा के झेलम और चनाब में डालना पड़ेगा और उस तरह हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये है हमारे कौमी इत्तेफाक कराए कि हम इसके पे काम करें। ठीक है लाला साहब, ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह से कि हमें झंझोड़ा है इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर ने, इस तरह से कि अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि हम लोग डैम्स बनाएं या फिर कुछ इस तरह के रिसोर्सेज पैदा करें जिससे कि हम पानी जो है वो ज़ख़ीरा कर सकें। आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि सूबों के साथ मिलकर अब हम पानी स्टोर करेंगे, तो कितना अहम है कि सारे सूबे मिलकर अपने अपने सूबों के अंदर अपनी अपनी जो उनकी लोकेलिटी है उसमें कुछ इस तरह से कोई बंदोबस्त करें, इंतज़ाम करें, कुएं खोदें, गड्ढे बनाएं ताकि उनके अंदर पानी ज़ख़ीरा किया जा सके और फिर उसकी सीपेज के ज़रिए आसपास जितनी भी ज़रई ज़मीनें हैं वो भी सैराब हो सके। लाला हसन साहब, मैंने आपसे ये सवाल किए। अब थोड़ी आवाज सही है? हाँ बिल्कुल, रिपीट योर क्वेश्चन। जी मैं रिपीट करता हूँ। आप वज़ीर आज़म ने अभी पानी ज़ख़ीरा करने की बात हो रही है, तो वज़ीर आज़म ने आज ये ऐलान किया कि हम सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करने के हवाले से कुछ इक़दाम करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये जो वारफेयर हुआ है उसके नतीजे में अगरचे हमें अब होश आ गया है कि हम पानी ज़ख़ीरा करें, तो कितना अहम है कि फौरी तौर पे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। जाहिर है आप हमें एट द एंड ऑफ द डे पानी ज़ख़ीरा करना है, लेकिन इसमें जो इशू आज पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है सूबों के दरमियान। तो वजीर आज़म साहब को चाहिए कि सारे सूबे जो हैं, चारों सूबों को ऑन बोर्ड लें और उनसे तजावीज लें, उनसे वो उनके जो प्रपोजल्स वगैरह हैं वो लें, ताकि एक कंसेंसस के साथ हम पानी ज़ख़ीरा कर सकें। और इसमें तो कोई दूसरी राय है कि आपको जरूरत पड़ेगी। इंडिया की क्या हिम्मत नहीं है कि बंद कर सके, लेकिन अगर कहीं बंद ना भी हो लेकिन पानी ज़ाहिर है दुनिया में कम हो रहा है तो हमारे पास भी कम होगा। तो बहुत अच्छा मौका है ये, और इससे फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को, और चारों सूबों को एतमाद में लेके उनसे प्रपोजल लेके पानी ज़ख़ीरा किया जाए, ताकि हमें आने वाले वक्त में, क्योंकि ये एक बहुत मशहूर स्लोगन है, नो वाटर नो फ्यूचर, तो उसके बगैर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा वक्त है, इस पे ये काम शुरू होना चाहिए पानी को ज़ख़ीरा करने का। ठीक है इलियास साहब, आज हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान आया है कि मोदी का जो रवैया है वो खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या अभी वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरह से ऐलान किया कि संदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, तो वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए या फिर नई
हुकूमत में आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कोई फिर से इस तरह का एडवेंचर जिस तरह से उसने चंद दिन पहले किया है वो कर सकता है, उसकी तरफ इशारा है? हमें इस हवाले से चौकन्ना रहना है। इलियास साहब, मैंने ये सवाल आपसे किया है। बिल्कुल चौकन्ना है, और मोदी का बस नहीं चल रहा। अगर वो बस चलता होता तो पाकिस्तान पर वो हमला ना कर देता। अब उसको पता है कि उसके साथ क्या हुई है, उसको किस तरह हुई है। उसके 26 अहम ठिकानों पर उसका S4 वो जो है उस पर हमला हुआ, फिर उसके 6 जहाज भी गिर गए, जिसको वो नहीं मान रहा, लेकिन आलमी सतह पर उसको सब लोग उसको कह रहे हैं कि जहाज गिरे। पाकिस्तान ने तो इनको सारा निशानदेही भी कर दी कि कहाँ जहाज, कौन सा पायलट था जो गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेशर्मी का जो आलम है वो उनसे कोई नहीं जीत सकता। कि वो कह रहे हैं कि जी इस मामले में वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह पाकिस्तान से लड़ा जाए। इस वक्त देख लेंगे, यहाँ तक है कि वर्ल्ड बैंक से जो पाकिस्तान को जो लोन मिलना था, वो लोन भी उसके लिए भी कहा गया कि जी पाकिस्तान को ना दिया जाए। IMF से भी बात की गई। वो यानी कि हर महाज पर पाकिस्तान को देना चाहता है शिकस्त। आप देखें, प्रॉक्सी वार है, बलूचिस्तान में है, KP में है, वो किसी ना किसी तरीके से करते। तो लिहाजा ऐसे दुश्मन से जो मकार हो, यार हो, तो उससे चुकन्ना ही रहना पड़ता है। और जाहिर है उसने अपने बिहार में इलेक्शन है, उसने जीतना है। उसने अपने हमेशा सियासत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके ही और निभाई है और वोट हासिल किया है। तो ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। इस दफा वहां की अवाम को भी पता चल गया कि ये कितना मुनाफिकत की जा रही है, और मोदी का जो है सारा खुल गया है सबके सामने। जो है उसके सामने जो लिबादा उड़ा हुआ था वो खत्म हो गया है। तो अब मोदी को इसके कोई दस्ता नजर नहीं आ रहा, तो अब बयान ऐसे दे रहा है जिस तरह के, ताकि पाकिस्तान मुखालिफ बयान, ताकि वो अपने जो इलेक्शन में लोगों से वोट ले सके किसी तरीके, वो बस और उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो वो यही कर रहा है कि मुसलमानों को तकलीफ दे के, जब देख लें कि जिसको गुजरात का कसाई कहा जाता है, जिसने हमेशा माजी उसका सही यही रहा कि जारियत और अपने अकलीतों को तकलीफ देना, और इसी तरह अब हम साया मुमालिक हो। तो अब पाकिस्तान के साथ तो एक अरसे से, जब से उसकी हुकूमत आई है, तो उस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। वो अपने मुंह से इस बात का एतराफ कर चुका है, बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के किसी और खित्ते में। ठीक है इलियास साहब, ठीक है, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।